चलो, so let's start our class today. We were on chapter thermodynamics. So before starting the class, let's start a questioning session. थोड़ा सा क्वेश्चन करूँगी मैं आपको, जितना अभी तक आपने पढ़ा है. ओके, जिस स्टूडेंट को मैं बोलूँगी वो अपना माइक ऑन करे और आंसर करे. ठीक है? सोफिया, सोफिया बच्चे, माइक ऑन करो अपना. हाँ जी. बच्चे, सोफिया हसन, यस मैम. आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ बच्चे, मुझे ये बताओ कि स्टेट फंक्शन क्या होता है? मैम जो किसी रिएक्शन की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड होता है. हाँ ठीक है. फंक्शन यानी कि आपका एक सिस्टम है, उस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, जैसे हम किसी इंसान है ना, हम उसको डिफाइन करते हैं कि उसका कद काठी कैसी है, उसका कलर कैसा है वगैरह, उसके फिजिकल एट्रीब्यूट से बाकी हम उसका नेचर बता देंगे. वैसे ही एक सिस्टम है जहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो हम उसको उस हमें पता है वहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है. अब रिएक्शन के बाद है, पहले और बाद में डिफरेंस होगा, तो हम उसे डिफाइन कर पाएंगे कुछ एट्रीब्यूट से, जो है आपके प्रेशर है, वॉल्यूम है, एंथैल्पी है, फ्री एनर्जी, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, नंबर ऑफ मोल्स, जो चेंज होंगे केमिकल रिएक्शन शुरू इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में फ़र्क होगा. और जो पैरामीटर्स हैं जो डिफाइन कर रहे हैं सिस्टम को, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड कर रहे हैं, उन्हें कहेंगे हम स्टेट फंक्शंस, जो अभी बताया. ठीक है ना गुड़िया? सुना आपने क्या एग्जांपल दिए मैंने? गुड़िया, चलो ठीक है. मोड्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन, हाँ ठीक है, बट अब सुनाई दे रहा है? अब क्लियर है? हाँ जी गुड़िया, दो मोड्स बताओ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के. मुस्कान, आप बताओगे? मुस्कान भारद्वाज, मोड्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. हीट एंड वर्क, वेरी गुड. एक्सपेंशन के वक्त एक्सपेंशन वाले टर्म को कैसे बताएंगे? वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, जो हमने कल पढ़ा था ना, पिस्टन वाला. तो मेरी वॉइस है ना, अपने आप ये वॉल्यूम ऑफ हो जाती है, कई बार सुनता नहीं है मुझे आपकी वॉइस ना, लैपटॉप में क्या. माइक ऑन नहीं कर सकते तो लिख दो, ये बता दो. चलो लिख के बता दो, कोई नहीं. वर्क एनर्जी, हीट एनर्जी एंड वर्क एनर्जी बोला ना. वर्क एनर्जी, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, उसके लिए कौन सा टर्म बताया था मैंने? यहाँ पे वर्क है ना, एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है. जहाँ पे एक्सपेंशन हो रही है गैस की, जो फर्स्ट आप देख रहे हैं कि गैस की इंटरनल एनर्जी है, अब वो इंटरनल एनर्जी एक्सटर्नल मैम प्रेशर. मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही है. आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? ओके ओके, सॉरी.
हाँ जी, ये जैसे जैसे ये आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, वर्क क्या कहा मैंने, मोड्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। अगर टेम्परेचर डिफरेंस हुआ सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में तो वहाँ पे हीट एनर्जी फ्लो करेगी। अब हीट है वो सराउंडिंग से बाहर से अंदर सिस्टम के अंदर जाएगी तो पॉजिटिव होगी, सिस्टम से बाहर जाएगी तो नेगेटिव होगी। फिर एक वर्क एनर्जी के बारे में बात की हमने, इलेक्ट्रिकल वर्क है चार्ज पार्टिकल्स करेंगे, चार्ज पार्टिकल्स की मूवमेंट से होगा। फिर एक प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, मैकेनिकल वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क उन सिस्टम्स में जहां पे चेंज इन वॉल्यूम होगा, एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। कहीं से प्रेशर लगा और जो सिस्टम है उसकी वॉल्यूम चेंज होगी, वहां पे होगा मैकेनिकल वर्क, पीवी वाला, है ना। अब एक्सपेंशन के लिए कौन सा टर्म यूज किया था, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, क्या बताया था? बच्चे, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, माइनस पी डेल्टा वी। हाँ ठीक है, यहाँ माइनस का साइन क्यों लगा? मैम वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। हाँ ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। और कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या है? मैम माइनस कॉन्ट्रैक्शन बेटा, कॉन्ट्रैक्शन, पी डेल्टा वी। हाँ कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर है जो वो है गैस को मतलब दबा रही है, जिस वजह से जो गैस है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। मैम सिस्टम ये है टर्म, माइनस पी डेल्टा बी, इसे इंटीग्रेट कर दिया गया है। दिस इज द वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड पी डेल्टा बी इज द वर्क डन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इस बार सिस्टम के ऊपर काम किया गया है। और आयुपैक कन्वेंशंस के हिसाब से वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम काम कर रहा है तब वर्क तो वो नेगेटिव होगा, अगर सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। और एक लास्ट टर्म बताई थी, वॉल्यूम अपने आप ही चेंज हो रही है, वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, ये बताई थी ना लास्ट मैंने चीज, ये बताई थी, ये बताना मुझे, इसके लिए टर्म बताना। जो एक इक्वेशन लिखी थी हमने एंड में, मैम 2.303 nRT log v1 upon v2। ठीक है, बढ़िया। अब इसको प्रेशर के टर्म्स में कैसे लिखोगे? बस वही बॉयल्स लॉ लगा दो, प्रेशर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, P2 अपॉन P1, 2.303 nRT log P2 अपॉन P1। अगर यहाँ माइनस साइन लगा V2 v1 upon v2 की जगह पर। हाँ V2 ऊपर आ जाएगा, V1 नीचे आ जाएगा। ये मैथमेटिकल ये जो है एक्सप्रेशंस है, आपको आप कर रहे हो ना स्टडी साथ साथ में, वो मैथमेटिक्स की किताब खोल लेना, डिफरेंशिएशन वगैरह ये सारे लॉगरिथम्स के कुछ छोटे छोटे हैं, कोई एक दिन लगा लेंगे, क्लास में देखेंगे हम कोई इस तरह की। हाँ चलो, यूनिट्स ऑफ हीट एंड वर्क, क्यों सोफिया, सोफिया माइक ऑन करना अपना, छोटा सा क्वेश्चन है, इसका जवाब दे दो। यस मैम। हाँ जी, हीट का क्या यूनिट है? मैम क्या? हीट का यूनिट क्या है? हीट और वर्क के लिए एक यूनिट है। मैम
जूल या कैलोरी? हाँ ठीक है, जूल कैलोरी, बढ़िया। और कैलोरी और जूल, हाँ कैलोरी जूल बोला, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? 1 कैलोरी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। हाँ ठीक है, शाबाश। ठीक है। एंड 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्थ्स, कितना हुआ? 10 to the power 7. 10 की पावर 7। शाबाश, वेरी गुड। तो अभी तक आपने पढ़ा है कि आपको पता चला थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स की कहानी जो है वो केमिकल रिएक्शंस के एनर्जी चेंजेस से है, कि क्या एनर्जी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, एनर्जी चेंजेस क्या हो रहे हैं। एक पर्टिकुलर रिएक्शन फिजिबल है, यानी कि हो सकता है। अगर एक पर्टिकुलर रिएक्शन आके इस तरीके से बढ़ रहा है कि सिस्टम की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होगी, तो वो अनस्टेबल होगी। पता ना, एनर्जी और स्टेबिलिटी का दोनों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला वो है। अगर सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो वो है, वो रिएक्शन जो है वो नहीं होगा, और जो है वो सिस्टम है वो बहुत जल्दी डिसोसिएट होगा। अगर हो जाएगा ना तो वहाँ पे वो बड़ी जल्दी डिसोसिएट होकर या तो पिछली स्टेट में चला जाएगा या फिर किसी सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। तो बस एनर्जी कंसिडरेशंस की कहानी है, एनर्जी की कहानी है यहाँ पे। और कुछ टर्म्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो सिस्टम एंड सराउंडिंग्स है, जिसके बारे में आपने पढ़ा, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। फिर आपको पता चला ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन है, क्लोज्ड है एंड आइसोलेटेड सिस्टम की कहानी आपने पढ़ी। सिस्टम्स के बारे में पता चला आपको, होमोजेनियस सिस्टम है, हेट्रोजेनियस सिस्टम है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का आपको पता चला। फिर थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ द सिस्टम की, आपने एक सिस्टम है उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हमें उसकी शक्ल सूरत का बताना है, उसकी कंडीशन का बताना है। तो कुछ टर्म्स हैं, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करती हैं। प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, एंथैल्पी डिनोटेड बाय एच, फ्री एनर्जी, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, नंबर ऑफ मोल्स। इनिशियल और फाइनल स्टेट को ही डिफाइन करेंगी है। फिर आपने थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा। एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबैटिक प्रोसेस है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स इन एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, जहां पे प्रेशर है वो कांस्टेंट रखा गया है। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है रिएक्शन की। साइक्लिक प्रोसेस कि रिएक्शन है, ऐसे हो रहा है, इस तरीके से हुआ कि जाके एट द एंड फाइनली उसी स्टेट में फाइनली रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट। इट इज एन एग्जांपल ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। इसमें है कोई एनर्जी चेंज नहीं आता, देयर इज नो एनर्जी चेंज। एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जिसे है क्या, वैसे इसकी एग्जैक्ट, माय वॉइस, रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है इन केस इट इज कैरिड आउट इनफाइनाइटेसिमली स्लोली। इन केस जो है वो रिएक्शन है इनफाइनाइटेसिमली स्लोली किया जाए, मतलब इतना बहुत ज़्यादा धीरे से किया जाए कि कोई रिएक्शन है, मान लो आपका उस रिएक्शन पे कंट्रोल है कि आप उसको स्टेप्स में कर रहे हो, यानी कि बहुत 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 जो है उससे स्लोली कर रहे हो। अब उसे आगे बढ़ा रहे हो रिएक्शन को। अब कोई ऐसा स्टेज होगा कि रिएक्शन को जो है आप छोटे छोटे स्टेप्स में लेके पीछे, मतलब दोबारा से उसकी ओरिजिनल जो है पिछली कंडीशन में जा सकते हो, कि बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही जो है पिछली है वहां पे आप वापस जा सकते हो। उसे कहेंगे रिवर्सिबल। रिवर्सिबल process is said to be a process is said to be reversible in case it is carried out infinitesimally slowly, so that all the changes occurring in the direct process they can be exactly वैसे ही reverse किए जाए, and the system and the surroundings they remain in a state of equilibrium at any stage in the process। मतलब कि जो पहली कंडीशन है हम उसे इतना स्लो कर रहे हैं कि बीच हम स्लो कर रहे हैं कि बीच बीच में हम उसे जो है
हम कंडीशंस रिवर्स कर देंगे ना, जैसे हमने टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो रिएक्शन आगे हो रहा है, हमने वही उतना ही टेम्परेचर लो कर दिया, 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो आगे बढ़ा, 5 डिग्री सेल्सियस लो कर दिया तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे हुआ, एक स्विच ऑफ स्विच ऑफ की तरह हुआ, रिवर्सिबल प्रोसेस। फिर आया इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में वही एज आपकी डेफिनेशन है कि प्रोसेस है जहाँ पे चेंज इतनी जल्दी होता है, इतनी जल्दी कि आपका इतनी रैपिडली रिएक्शन होता है कि आपका जो सिस्टम है वो पीछे नहीं जा सकता, सिस्टम है वो पीछे नहीं जा सकता। यहाँ पे क्या है ना कि जब द फोर्स दैट इज ड्राइविंग द रिएक्शन फॉरवर्ड इज सो ग्रेट कि अब जो है वो हम आप कंडीशंस रिवर्स भी करेंगे फिर भी वो है मतलब कि वो पिछली साइड को नहीं जाएगा, इरिवर्सिबल है। चलो, मोड्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी आपने पढ़ा, फिर दूसरा वर्क एनर्जी आपने पढ़ा। वर्क एनर्जी, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, इट इज वर्क डन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, पी डेल्टा वी। फिर आपने पढ़ा वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, उसके लिए आपने वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, ये है उसके लिए टर्म, ये आपने भूलनी नहीं है। Just a second. माइनस साइन हट भी जाएगा। अगर मैं इसे प्रेशर के टर्म्स में लिखूं, कुछ नहीं, P2 को ऊपर ले आए, P1 को नीचे ले आए, माइनस साइन जो है वो कैंसिल हो गया। और बॉयल्स लॉ, क्योंकि आइसोथर्मल रिएक्शन और एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो वही आपने यहाँ पे लगा देना है। जहाँ पे P1 है वहाँ पे जहाँ पे P1 है वहाँ पे V2, जहाँ पे P2 है वहाँ पे V1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर कट हो गया ना। और यूनिट्स आपने पढ़े, अभी तक इतना ही किया है हमने। चलो आगे, अब आगे कहानी पर चलते हैं, इंटरनल एनर्जी की तरफ। जहाँ तक मैंने तुम्हें बताया था कि एनर्जी जो है, कोई भी सिस्टम है, सॉलिड लिक्विड और गैस है, उसके मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ ए रेस्ट, ऐसा नहीं है उनके, दे आर इन अ स्टेट ऑफ मतलब वाइब्रेशन, दे आर वाइब्रेटिंग। इवन सॉलिड लिक्विड और गैस, इन सब के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, दे आर इन अ स्टेट ऑफ मतलब उनके अंदर एक इंटरनल एनर्जी है, उनकी अपनी एनर्जी है। एंड आई हैड डिफाइंड सर्टन टर्म्स की एनर्जी जो है किस वजह से है, कौन सी एनर्जीज है, वो मैंने पिछली क्लास एक बार बताई भी थी आपको, इफ यू रिमेंबर। कैन यू रिमेंबर दैट? कुछ किसी का नाम ले सकते हैं, किस किस तरह की एनर्जीज है? बोला था ना सॉलिड लिक्विड गैस, अभी सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर की हुई थी बात। स्टेट्स ऑफ मैटर के चैप्टर में हमने बोला था कि सॉलिड लिक्विड और गैस है, मॉलिक्यूल्स जो है एकदम रेस्ट वाली पोजीशन में नहीं है, उनके अंदर है एक सर्टन जो है, उनके अंदर एनर्जी है, दे आर इन अ स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। हालांकि सबसे कम वाइब्रेट आपके सॉलिड्स करते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेट ऑफ मोशन, इसीलिए सबसे कम स्टेट ऑफ मोशन में है सॉलिड्स के जो है पार्टिकल्स, बट उनकी जो है उन्हें काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन गैसेस को नहीं है रिस्ट्रिक्शन। इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से सॉलिड जो है आपके, उनकी डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट शेप है, और आपकी गैसेस जो है उनकी डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप नहीं है। मैंने कुछ एनर्जी की टर्म्स डिफाइन की थी, आज कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसमें। कुछ एनर्जी की टर्म्स डिफाइन की थी मैंने कि कौन कौन सी एनर्जी होगी। जल्दी बोलो, 2 मिनट में मुझे जवाब देना।
जल्दी बोल, जल्दी बोलो, पिछली क्लास में बताया था। जो है आपके मॉलिक्यूल्स, उनके अंदर एनर्जीज कौन कौन सी हैं? मैम काइनेटिक एनर्जी, हाँ, काइनेटिक एनर्जी और फ्री एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, इस तरीके की एनर्जीज हैं। वाइब्रेशनल एनर्जी, पिछली क्लास में बताया था। तो यहाँ पे बात पता है क्या हो रही है? अब हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी दैट इज डिपिक्टेड बाय यू। इंटरनल एनर्जी इट इज डिपिक्टेड बाय यू। अब हर सब्सटेंस है, एवरी सब्सटेंस इट पोजेसेस अ सर्टेन डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब हर सब्सटेंस के अंदर अपनी कोई एनर्जी होती है, ये एनर्जी, इसे हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी, दैट इज डिपिक्टेड बाय दिस यू। अब इंटरनल एनर्जी है किसी भी सब्सटेंस की, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कैसा है, उसका स्टेट कैसा है, वो किस फेज में है, सॉलिड लिक्विड गैस है, उसके अपने मॉलिक्यूल्स का मतलब जो जिस नेचर का है, जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो किस स्टेट, मतलब कि उनकी जो है केमिकल नेचर, दैट डिपेंड्स। एंड ऑल्सो द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ द सब्सटेंस। अब डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं, वो हर सब्सटेंस की अपनी इंटरनल एनर्जी है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। जैसे मान लो कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ वाटर है, अलग अलग टेम्परेचर्स पे जो है पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ वाटर, अलग टेम्परेचर पे उनकी इंटरनल एनर्जी अलग होगी। अब एवरी सब्सटेंस है, अब हमें पता है हर सब्सटेंस है एटम्स और मॉलिक्यूल से बना है, मैटर जो है आपका एटम्स और मॉलिक्यूल से बना है। इंटरनल एनर्जी जो है इट इज द सम ऑफ एनर्जी ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इंटरनल एनर्जी कुछ नहीं है, जितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, कंस्टिट्यूएंट्स है ना, जितने सब्सटेंस के अंदर, उन सब की एनर्जी मिलाकर इंटरनल एनर्जी है। अब इस सब की एटम्स और मॉलिक्यूल्स को तो हम एक अकेले एटम को पकड़ के उसकी एनर्जी कहाँ मेजर कर पाएंगे? हम एक अकेले एटम को, हम एटम को अच्छी तरह देख ही नहीं पाए हैं, अभी तक हम स्टेट से पहुंच नहीं पाए, तो उसकी एनर्जी कहाँ मेजर करेंगे? इसीलिए हम जो है, हमारा जो मेन कंसर्न है वो इंटरनल। अब एक अकेले एटम के हमने जैसे मैंने जैसे बोला कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, एटम और मॉलिक्यूल, हम उनकी स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाए हैं, तो हम अकेले अकेले उठा कर उनको थोड़ा देखेंगे, इट इज इम्पॉसिबल। तो हम एक सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे जो है ये इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। इसीलिए जो हम हैं वो स्टडी करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो है आपकी वो क्योंकि है इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के ऊपर ही डिपेंड करेगी, इट इज सिंस इट इज अ स्टेट फंक्शन, तो जो है हम आपकी, हमारा जो मेन कंसर्न है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के साथ है, इंटरनल एनर्जी के साथ, क्योंकि ये जो है इट इज इमेजरेबल, इम्प्रैक्टिकल। अब तरह तरह की एनर्जीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी बोला मैंने, रोटेशनल एनर्जी है, ये सब, न्यूक्लियर एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी है, ट्रांसलेटरी मोशन है, काइनेटिक एनर्जी जो है मोशन हो रही है, क्योंकि मोशन हो रही है सॉलिड लिक्विड गैसेस में, हर तरह के मैटर में जो है पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, मतलब जितनी भी हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं। अब इनको एग्जैक्टली हम मेजर नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस, दैट इज व्हाई वी आर कंसर्न्ड विद दिस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल कुछ नहीं है, जो है रिएक्शन होगा ना सिस्टम में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी, ये जो है ये फाइनल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है, क्योंकि ये फाइनल स्टेट, ये इनिशियल स्टेट, इसीलिए आपका इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका जो है इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट इज द डिफरेंस इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन, ये है। और जो है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सिस्टम और अमाउंट ऑफ एक जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करना कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स अंडर द कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम,
जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा ना, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, एक सिस्टम में रिएक्शन हो रहा है, वहां पे हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया और वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, तो उस कंडीशन में जो है, इस कंडीशन में नो वर्क इज डन आइदर बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, और जो हीट एनर्जी जो होगी ना एक्सचेंज होगी दोनों सिस्टम के बीच में, सराउंडिंग्स और सिस्टम्स के बीच में एक्सचेंज होगी, उस कंडीशन में जो है जो एनर्जी चेंज होगी उसको बोलेंगे हम, वो रिप्रेजेंट करेगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और उसे डिनोट किया जाएगा QV से। क्या बोला मैंने? ये है कि हमें पता है कि हम इंटरनल एनर्जी को है डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को उठा के हम सब्सटेंस के उसे मेजर नहीं कर सकते। अब आपके हमें पता है, हम इसी के साथ कंसर्न्ड है। स्टेट फंक्शन है आपका इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये है कि उससे कंसर्न्ड है। अब प्रॉब्लम जो है ना ये सॉल्व की जा सकती है बाय कैरिंग, अब आप सोचोगे मैम यहाँ भी तो इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था ना, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की एनर्जीज की बात हो रही है। अब जब हम इसे मेजर कर ही नहीं सकते, तो हम इन दोनों को भी मेजर कर ही नहीं सकते डेफिनेटली, सीधी सी कॉमन सेंस की बात है, तो फिर हम इसे कैसे निकालेंगे? अब ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व की जा सकती है बाय कैरिंग आउट द रिएक्शन। हम करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगी, आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मिक, टेम्परेचर कांस्टेंट। अंडर दिस कंडीशंस, इस कंडीशन में ना कोई भी वर्क है सिस्टम के ना ऊपर किया जाएगा, ना ही सिस्टम किसी और के ऊपर करेगा। अब यहाँ पे है वर्क की बात नहीं हो रही है, नो वर्क विल बी डन आइदर बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, कोई भी वर्क नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे लेकिन हीट एनर्जी का एक्सचेंज होगा, हीट एनर्जी का एक्सचेंज होगा, इस कंडीशन में उसे हम डिनोट करेंगे Q, छोटा सा सबस्क्रिप्ट इसके नीचे QV। अब अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स अंडर दिस कंडीशन रिप्रेजेंट्स द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब ये जो अमाउंट ऑफ हीट है ना, हम इसे मेजर करेंगे, और यही हीट है दैट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे amount of heat energy exchanged between the system and the surroundings under these conditions represents the change in internal energy. Thus change in internal energy delta U is equal to QV. क्लियर हुई बात? चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी दस, वैसे तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स, क्योंकि हम मेजर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, जहाँ पर कोई भी वर्क है सिस्टम ना सराउंडिंग्स के ऊपर करेगा ना सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर करेगी, कोई भी वर्क का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। यहाँ पे हीट एक्सचेंज होगी सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच में, और जो हीट एक्सचेंज होगी हम इसे मेजर करेंगे, एंड दैट विल बी डिनोटेड बाय Q, स्मॉल q, with a subscript of V, small v. Amount of heat energy thus आपका जो है internal energy, it is defined by heat energy exchanged between the system and the surroundings at constant temperature एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि आइसोथर्मिक एंड आइसोकोरिक। ठीक है, अच्छा आपने फिजिक्स पढ़ी है ना? फिजिक्स में कहाँ पे आपने फिजिक्स में आपने थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर वहाँ पे कर रहे हो, वहाँ पे है आपके, आपने थर्मोडायनेमिक्स तो चलो पढ़ी होगी। नहीं मैम अभी नहीं हुआ। माइक फिर से तो नहीं ऑफ हो गया? माइक ना पता नहीं चलता, ये ऑफ हो जाता है मेरा। हाँ, इंटरनल एनर्जी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट आपको समझ में आया है बच्चे? यस मैम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही? ठीक है ना, ये बात याद रखना कि जो आपका है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इट इज द हीट एनर्जी, आप उसे डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, दैट इज डिफाइंड बाय ओनली चेंज इन हीट एनर्जी। हीट एनर्जी जो एक्सचेंज होगी सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, दैट इज डिफाइंड बाय योर
चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब हम आएंगे आपके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। जस्ट अ सेकंड। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है कोई मुझे बताएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताना, ये तो पता ही होगा, तो छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। बोल रहा है कोई स्टूडेंट, मेरे ना माइक अब ये वॉल्यूम अपने आप ही ऑफ हो जाती है। अच्छा चलो ठीक है, अभी जो मैंने पढ़ाया रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में मुझे बताओ, इतने अटेंटिव हो क्लास में आप, मैं देखती हूँ। रिवर्सिबल प्रोसेस, गुड़िया बच्चे, अगेन दिस माइक। यस मैम। हाँ जी, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? मैम ये ऑल स्टेज पे मतलब ये इक्विलिब्रियम रहता है, हाँ ठीक है, सिस्टम। ये मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन करता है। हाँ ठीक है, चलो। और रिवर्सिबल प्रोसेस, वैसे रिवर्सिबल से समझते क्या हो? यस मैम। रिवर्सिबल प्रोसेस मैम वो ये है, जो पीछे का जो पोजीशन होता, हाँ पीछे को जाएगा ना रिवर्सिबल, यानी कि पीछे को जा सकता है। रिवर्सिबल प्रोसेस वो है कि जहाँ जहाँ हम ना, आप सोच लो हमने कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर अप्लाई किया, पर्टिकुलर प्रेशर के अंडर एक पर्टिकुलर सिस्टम को हमने डाल दिया। अब वही चीज़ है, हम दोबारा से मतलब कि आप क्या करोगे, वो चीज़ है अब रिवर्स कर दोगे, वो प्रेशर हटाओगे, वो टेम्परेचर डाउन कर दोगे, वो प्रेशर लोअर कर दोगे। पहले आपने प्रेशर लगाया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, सिस्टम जो है उसके इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में कोई गया, रिएक्शन हुई, आपने वो उसी एग्जैक्ट टेम्परेचर और प्रेशर को घटा दिया, जो है सिस्टम बिल्कुल का बिल्कुल वैसा ही हो गया, उसी को बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। पर जहाँ पे है आपका ड्राइविंग फोर्स इतना ज़्यादा है, इतनी तेज़ किया जाता है रिएक्शन कि सिस्टम जो है आगे बढ़ जाता है फाइनल स्टेट में, और जो है सिस्टम और जो है सराउंडिंग्स के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं पहुँच पाता। रिवर्सिबल में पहुँच पाता है लेकिन इरिवर्सिबल में नहीं पहुँच पाता, सीधे कंप्लीशन पे रिएक्शन आ जाता है, मतलब कि रिएक्शन प्रोडक्ट्स बनेंगे, पर जो है आप जो है कंडीशंस रिवर्स करोगे। यस जैसे रिवर्स हो सकता है, मतलब पीछे। हाँ पीछे नहीं यस मैम। जाएगा। हाँ ठीक है। यस मैम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताएगा कोई? मुस्कान पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? Energy can neither be created nor be destroyed. हाँ बिल्कुल ठीक है, शाबाश। एनर्जी कैन नीड, अब एनर्जी जो है ना आपकी इस बॉटल अप की गई है, बॉटल अप की गई है, मतलब कि बोला है कि भगवान ने जो डाल दी है ना एनर्जी, अब बोला इसी से काम चलाओ। ये जो एनर्जी है अपना रूप तो बदल सकती है, डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज होगी, ये ना डिस्ट्रॉय हुई ना तो तुम इसे बना सकते हो, तुम्हें इसी एनर्जी को इस्तेमाल करना है, और ये एनर्जी जो है डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट तो होगी, लेकिन तुम खुद अपनी क्रिएट नहीं कर पाओगे, ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर पाओगे। तो ये है, क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे इस लड़की ने बोला कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऑल्दो इट एनर्जी कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एंड वही एनर्जी कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एंड दिस कन्वर्टेड फॉर्म कैन ऑल्सो गो बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। मतलब वही बात है कि एनर्जी जो है रूप तो बदल लेगी, बट ना उसे हम बना सकते हैं, ना ही हम उसे बना सकते हैं, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या है अब एनर्जी चेंजेस, अब आप कोई रिएक्शन होगा ना, आपने रिएक्शन जो होंगे केमिकल रिएक्शन, वहां पे एनर्जी चेंजेस होंगे। थर्मोडायनेमिक्स की यही कहानी है। अब इन डीलिंग विद दीज एनर्जी चेंजेस इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एनर्जी मे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट द सम टोटल ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स दे ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। यही बात है जो मैंने बोला कि बॉटल अप कर दी गई है, भगवान ने जितनी एनर्जी है, अब मान लो कोई सिस्टम है, इसमें मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी डाल दी, या लेकिन मान लो 15 जूल डाल दी। अब ये 15 जूल की एनर्जी है ना, इसके अंदर जो डलेगी
ना बाहर से कोई अंदर आएगी ना अंदर से बाहर जाएगी, ये है इतनी ही रहेगी। ये 15 जूल की एनर्जी है, इसी को अंदर जो है काम लगाने हैं सारे। ये डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकती है, रूप बदलेगी, लेकिन ये 15 जूल की लेकिन इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाओ, ये 15 जूल की 15 जूल ही रहेगी, चाहे कितना भी टाइम निकल जाए, ये जो है चेंज नहीं होगी। इसी को बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके लिए डिफरेंट स्टेटमेंट है। पहला क्या स्टेटमेंट है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना हम इसे क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऑल्दो ये अपने रूप है डिफरेंट बदल सकती है। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर एंड वाइस वर्सा। दूसरा स्टेटमेंट हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल एनर्जी। क्या बोला मैंने, सम टोटल ऑफ एनर्जी, यानी कि जो बोला ना 15 जूल है, डाल दी सिस्टम के अंदर। अब ये जो है यही बॉटल अप रहेगी, ये बदलेगी नहीं। सम टोटल ऑफ एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स की जो एनर्जी है इट रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ही रहेगी। देयर विल बी नो चेंज। ये मैंने डी ऐसे ही लगा दिया है दिखाने को कि चेंज नहीं होगी। द एनर्जी इट विल नॉट चेंज, देयर विल बी नो चेंज, इट विल रिमेन कांस्टेंट। और सिर्फ एंड इट विल रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग कोई भी फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा, कोई भी रिएक्शन होगा, फिजिकल चेंज हो रहा है या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई भी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी जो है इट विल रिमेन कांस्टेंट। तीसरा इसको स्टेटमेंट को कैसे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेनेवर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इन वन फॉर्म डिसअपियर्स। मान लो कि कोई एनर्जी है 15 जूल, अब मान लो इसमें से 3 जूल है गायब हो गए, 15 जूल के कन्वर्ट हो गए, जो है 15 जूल के कन्वर्ट हो गए 12 जूल। जो 3 जूल की एनर्जी है, अब आप ये है, ये कहीं गायब नहीं हुई, डिस्ट्रॉय नहीं हुई। ये 3 जूल की एनर्जी इसने कोई दूसरा रूप ले लिया, मान लो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में, कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो है ये डिस्ट्रॉय नहीं हुई। और पूरे के पूरे सिस्टम में यहाँ 15 जूल ही थी, 15 जूल में से 3 जूल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई कोई भी, तो ये यहाँ पे बच गई 12 जूल एनर्जी कोई डिफरेंट फॉर्म में, 3 जूल एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म में, लेकिन जो सम है एंड में वही रहा 15 जूल जो है आपकी एनर्जी। व्हेनेवर अ सर्टेन क्वांटिटी, यानी कि जब भी एक सर्टेन क्वांटिटी की एनर्जी है एक फॉर्म से निकलेगी तो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, लेकिन जो है सम टोटल इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट होगी दूसरे फॉर्म में, लेकिन जो सम टोटल होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, कहीं गायब नहीं होगी, रूप ही बदलेगी। और दूसरा ये है, आपने एक पढ़ा होगा ना, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोशन मशीन। परपेचुअल मोशन मशीन मतलब कि ऐसी मशीन जो विच कुड परफॉर्म वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एन एनर्जी। कोई मशीन देखी है जिसमें हमें एनर्जी खर्च ना करनी पड़े, बाहर से एनर्जी ना डालने पर वो काम कर दे। हमें कहीं ना कहीं किसी भी चीज में मतलब काम लगाना ही पड़ेगा। देयर इज नो मशीन दैट कुड परफॉर्म द वर्क इटसेल्फ। हमें मतलब कि कहीं ना किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगानी पड़ेगी, मैकेनिकल एनर्जी लगानी पड़ेगी, धक्का मारना पड़ेगा, मैकेनिकल मैनुअल वर्क करना पड़ेगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी से काम करना पड़ेगा। कोई भी मशीन है खुद से काम नहीं करेगी, और कोई भी मशीन है ऐसे कभी इनफाइनाइटली काम नहीं करती है। एट द एंड हर मशीन है जो एंड में जाके वियर अप हो जाती है, यानी कि खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो है उस स्टेट में नहीं रहती, उसे कहीं ना कहीं से बाहर से एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती, तब जाकर वो काम देती है, या फिर हम उसके ऊपर काम करते हैं तब जाके वो एनर्जी देती है। अब इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, इस स्टेटमेंट को आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। आप सोचो एक सिस्टम है, लेट अस सपोज ए सिस्टम है, उसकी इंटरनल एनर्जी, उसकी इनिशियल स्टेट में सिस्टम, उसकी इंटरनल एनर्जी है U1। अब इसने हीट एनर्जी जो है ऑब्जर्व की, अंदर आई पॉजिटिव, सराउंडिंग से ऑब्जर्व की, उसके आसपास का सराउंडिंग से उसने ऑब्जर्व की। फिर उसकी इंटरनल एनर्जी, यानी कि एनर्जी जो है इंक्रीज हुई ना, अंदर एनर्जी गई तो इंक्रीज हुई, यानी कि U1 प्लस Q, नई एनर्जी हुई। पहले U1 थी, अब जाके U1 प्लस Q हो गई। अब
यहाँ पे सोचो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इफ द वर्क इज डन ऑन, हमने कोई बाहर से काम लग रहा है इसके ऊपर, W, लेट अस सपोज W इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम, देन इट्स फाइनल इंटरनल एनर्जी, फिर फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या होगी, वर्क जब लगाया गया, फाइनल इंटरनल एनर्जी विल बिकम U1 प्लस Q प्लस दिस विल बी द फाइनल इंटरनल एनर्जी, और इसे हम डिनोट कर देंगे U2. U2 is the final internal energy, U1 was the initial energy of the system जो पहले थी. फिर इसके अंदर हीट एनर्जी जो है अंदर आई, सम वर्क इसके ऊपर कोई कुछ, देयर विल बी सम वर्क डन ऑन द सिस्टम. अब वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो प्लस ही आएगा ना, आपने पढ़ा था, और हीट एनर्जी अंदर जा रही है तो वहां पे भी प्लस है, तो फाइनल क्या है, फाइनल विल बी, ठीक है, U1 विल बी इनिशियल. तो ये हो गया. अब सोचो मैंने इसे बाहर निकाल दिया, U2, U1 को मैं इस साइड ले आई, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W, यानी कि हीट एनर्जी प्लस वर्क डन, हीट एनर्जी एडेड टू द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम. W इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम, Q इज द हीट एनर्जी एडेड टू द सिस्टम, एंड U2 माइनस U1 क्या है, U2 माइनस U1 क्या है, दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U. दस क्या डिफाइन करेंगे, दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एनर्जी एडेड टू द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम. इन केस वर्क डन, अच्छा अब वर्क सोचो कि यहाँ पे अब सोच लो इसका उल्टा हो गया, वर्क है जो सिस्टम खुद कर रहा है, तब यहाँ पे माइनस आना था, तब यहाँ पे माइनस आता, तब ये आता है यहाँ पे, तब ये टर्म होती डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W, Q माइनस W, ये टर्म आनी थी. ठीक है, क्लियर कट हुआ. ये है आपकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि एनर्जी जो है जितनी है उतनी ही रहेगी. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर एंड वाइस वर्सा. सम टोटल एनर्जी का वो कांस्टेंट रहेगा. कोई भी फिजिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो है ना बाहर से एनर्जी सप्लाई की गई है, बाहर से, तो यहाँ पे जो है इसीलिए यहाँ पे एडिशन हो रहा है. ये मत सोचना, अगर वहाँ पे तो मैंने अकेले सिस्टम की बात की थी, इंटरनल एनर्जी तो जो थी ना सिस्टम की, वो तो पहले U1 थी ना, पर बाहर से सप्लाई की गई, इसीलिए एडिशन हुआ. यहाँ पे उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ गई, जो है सिस्टम की फाइनल स्टेट की. और कुछ साइन कन्वेंशन है जो आपने जो है याद रखने हैं, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो आपको इजी रहेंगे. साइन कन्वेंशन जो है आपका हीट है Q, इट इज पॉजिटिव इफ दिस सिस्टम, अगर आपके सिस्टम जो है सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगा पॉजिटिव है, आपको पहले भी बता दिया था, ये याद रखना, ये बस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. हीट इज नेगेटिव, इसे नेगेटिव डिनोट करेंगे इफ द सिस्टम से सराउंडिंग्स में जाएगी, ये बार बार बता दिया. वर्क डन इज पॉजिटिव इफ वर्क इज डन on the system, work done is positive if work is done on the system, work done is negative if work is done by the system. Okay, और ये आपकी हीट एनर्जी ऑब्जर्व्ड या रिलीज और वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, ये जो है आपके स्टेट फंक्शन नहीं है, ये बात याद रखना. These are not state functions, ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ये पाथ फंक्शन है, यानी कि ये अनलाइक द स्टेट फंक्शन, उनसे उल्टे ये जो है डिपेंड करेंगे कि ये जो है डिपेंड करेंगे कि रिएक्शन जो है वो कौन सा पाथवे फॉलो कर रहा है. अब एक रिएक्शन है A to B, मैंने फर्स्ट इसे एक दो तरीके से किया जा सकता है, 1 या 2, इन दोनों में जो है वो ये डिफरेंट होंगे, इनकी वैल्यूज जो है मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट होगा, यानी कि ये पाथ डिपेंडेंट है, पाथ डिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं हीट एनर्जी और वर्क डन, हीट को और, ठीक है. बात होगी इंटरनल एनर्जी की, फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा. अब आपका एक स्पेशल केस है इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन. ये इंटरनल एनर्जी आपने अभी भी पढ़ा था, इट इज अ स्टेट फंक्शन. अब हमें पता है कि अभी जैसे मैंने बताया हीट एनर्जी ऑब्जर्व्ड या फिर released, they are not as well as the work done on the system by the system. These two parameters, they are not state functions, but they do depend on the path taken by the reaction. इन्हें फर्क पड़ता है कि किस तरीके से रिएक्शन किया गया है.
लेकिन आपका इंटरनल एनर्जी है ये इसके नीचे नहीं आता, इसको बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इनिशियल या फाइनल स्टेट से ही कंसर्न हूँ। अब हम जो है इसे वैलिडेट कैसे करेंगे? लेकिन आपका जो है ये जो है डिपेंड कर रहा है इन दोनों के ऊपर। अब सोचोगे कि मैम ये तो डिपेंड कर रहा है, तो फिर ये स्टेट फंक्शन हुआ, तो ये अब ये दोनों पाथ फंक्शन कैसे, ये पाथ फंक्शन है तो इसे भी पाथ फंक्शन होना चाहिए था ना। ये जो है बेटा थियोरेटिकली ये बात को प्रूव किया गया है। लेट मी एक्सप्लेन दिस यू विद अ ग्राफ। अब इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसको है जो है जस्टिफाई करता है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जस्टिफाइज दैट यार इंटरचेंज इन इंटरनल एनर्जी इट इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी आपकी स्टेट फंक्शन है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है आपकी। ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कम्स टू द रेस्क्यू। कैसे? अब आप सोचो, लेट अस सपोज दैट इंटरनल एनर्जी, अब सोचो कि इंटरनल एनर्जी एक सिस्टम की कोई सिस्टम है मान लो, उसकी इंटरनल एनर्जी है U1। अब वो सिस्टम अंडर सर्टन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम, जो है कोई टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, अंडर सर्टन कंडीशन जो उसकी है इंटरनल एनर्जी U1 है, और सिस्टम है इज एट, ग्राफिकली अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, ग्राफिकली मैं आपको बताती हूँ। अब सोचो कि लेट द कंडीशंस गवर्निंग द सिस्टम व्हेन इट मूव्स टू अनदर, सोचो हम कंडीशंस जो हैं वो नई लेकर आ जाएंगे, T2 P2 V2, चलो जो भी है, मान लो मैंने कंडीशंस जो है वो बदल दी। कंडीशंस गवर्निंग द सिस्टम मूव्स टू अनदर पॉइंट लेट, और उस टाइम जो है इंटरनल एनर्जी फिर से बदल जाएगी, सिस्टम जो है उसमें चेंज आ जाएगी, सिस्टम जो है नई स्टेट में पहुंच जाएगा। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड बाय फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। अब इन केस है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आप सोचो इस इन केस चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता, इट इज टू बी ए स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन है, इट्स वैल्यू मस्ट बी कांस्टेंट, यानी कि उसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब लेट अस सपोज दैट इट इज नॉट ट्रू एंड लेट डेल्टा U1 बी द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इन मूविंग फ्रॉम A टू B बाय, इसे है मैं डिनोट कर देती हूँ उससे। सपोज करो ये प्रेशर वॉल्यूम कर्व है, एक सर्टन स्टेट में है आपका, एक सर्टन स्टेट में है आपका एक सिस्टम है, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम। अब क्या हुआ, वो सिस्टम है स्टेट B में चेंज हुआ। अब यहाँ पे है एक दो पाथ से हम रिएक्शन कर रहे हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब हमारा जो है Q एंड W ये है, ये दोनों तो है भैया स्टेट पाथ्स के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन हमने बोला कि चेंज इंटरनल एनर्जी क्यों नहीं है। अब इन केस इंटरनल एनर्जी है हमारा, इंटरनल एक बात है कि इंटरनल एनर्जी को अगर स्टेट फंक्शन होना है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है आपका, अगर इसको स्टेट फंक्शन होना है ना, तो भले ही हम इसको इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, पाथ A से करें या पाथ B से करें, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इन दोनों स्टेट में, पाथ 1 में 2 में, दोनों में इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जो है वो सेम रहनी चाहिए, सेम टू सेम। अगर सेम है इन अब हमारे Q एंड W ये जो है हीट और वर्क है, ये पाथ डिपेंडेंट है, तो यहाँ इन दोनों पे जो है वो डिफरेंट होंगे, दोनों साइड में 1 में 2 में इनकी वैल्यूज डिफरेंट होंगी। लेकिन जो आपका स्टेट फंक्शन है, अगर आपका स्टेट फंक्शन है इंटरनल एनर्जी, तो इन वहाँ पे दोनों में इनकी वैल्यूज जो है वो सेम निकलनी चाहिए, चाहे पाथ 1 से करो, 2 से करो, कोई भी और पाथ ले लो, A से B तक पहुंचने के लिए जो इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो उसकी वैल्यू है सेम होनी चाहिए। अब क्या बोल रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कैसे कह रहा है? अब लेट अस सपोज, आप सोचो कि ये अगर मान लो कि अगर आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है, अब मान लिया हमने, चलो मान लिया, ठीक है, सही है, डिपेंड कर रहा है दोनों पे, चेंज पाथ फंक्शन है, तो इस अब सोचो जरा कि दोनों में डिफरेंट वैल्यूज है। अब लेट अस सपोज करो कि पाथ 1 है डेल्टा U1, चेंज इन इंटरनल एनर्जी U1, इट इज ग्रेटर देन डेल्टा U2, है ना। हम ये सोचेंगे। अब सोचो, अब ये एक साइकिल कंप्लीट करी, 1 पहले पाथ 1 फिर 2, है ना। अब एक साइकिल कंप्लीटिंग 1 साइकिल अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, हमने सोचा कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी है वो क्रिएट कर दी हमने। अब डेल्टा U1 है, डेल्टा 2 से अगर ज़्यादा होगा ना, तो हमें जो है रियलाइज़ होगा कि हमने जो है जो सिस्टम में एक जो है एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो डाल दी है, इंटरनल एनर्जी क्रिएट कर दी है।
क्योंकि दोनों की वैल्यू अगर सेम, हमने क्या बोला कि जो है एनर्जी, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल रहा है कि जो है एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है एक पूरा सिस्टम है, ए से बी, बी से ए से बी गया एनर्जी, बी से ए गया, ये साइक्लिक में बोला ना, साइक्लिक में देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है एक तरह से साइक्लिक ही है। हमने उसे ए से बी में कन्वर्ट किया, बी से ए में कन्वर्ट किया, है ना। अब यहाँ पे बी से ए में भी कन्वर्ट हो सकता है, हमने मान लिया साइक्लिक है, और ये मान भी लिया कि ये दो पाथ्स हैं, डेफिनेटली हम इस पाथ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उस पाथ से भी, और ये है जो पीछे भी जा सकता है। तो हमने पहले ए से बी में कन्वर्ट किया, बी से ए में कन्वर्ट किया। अब डेल्टा U1 डेल्टा U2 से ज़्यादा है, तो हमें पता लग गया कि हमने एक जो है एक्स्ट्रा इंटरनल एनर्जी आ गई सिस्टम में। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो पहले थी वो मतलब कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होनी चाहिए। अब ये दोनों सेम जो है नहीं हुए ना, तो इसका मतलब है हमें रियलाइज हुआ हमने सिस्टम में एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी डाल दी, जो है आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कोइंसाइड नहीं कर रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो बोलता है कि सिस्टम की एनर्जी जो है वो सेम रहनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है आपकी स्टेट फंक्शंस के जब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली देखा गया ना कि जो है चाहे किसी भी पाथ से हमने ले लिया ना, डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा U2 ही निकला, इससे प्रूव हुआ आपका इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन ही है। ठीक है, फिर एक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है, एक जीरोथ लॉ, फिर इसके बाद हम आपकी क्लास खत्म करते हैं। कल मैं ये आपका चैप्टर जो है ना दो लेक्चर्स लगाएंगे, फिर ख़त्म कर देंगे आपका ये चैप्टर। फिर जो है हम आपको चैप्टर, आपको टेस्ट दिया था वो आपने देना है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये लॉ क्या कहता है कि अगर दो सिस्टम है, मान लो दो सिस्टम है ए और बी, दे आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम सी। थर्मल इक्विलिब्रियम में है द थर्ड सिस्टम सी, देन दे आर ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब इन दोनों के बीच में कोई हीट एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है, इन दोनों के बीच में भी कोई हीट एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है दोनों, थर्मल इक्विलिब्रियम में। यानी कि अगर ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ है, यानी कि ए और बी भी एक दूसरे के साथ है थर्मल इक्विलिब्रियम में, ए सी के साथ है, बी भी सी के साथ है, यानी कि इनडायरेक्टली ये दोनों भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। एक्चुअली क्या बात है, दो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में तब कहलाए जाते हैं व्हेन देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ हीट। कोई भी फ्लो ऑफ हीट नहीं हो रहा है इस तरीके से कि एक ज़्यादा गर्म हो जाएगा दूसरा ज़्यादा वो हो जाएगा, देयर इज नो, यानी कि कोई फ्लो ऑफ हीट नहीं हो रहा है बिटवीन देम जब इन दोनों को कॉन्टैक्ट में लाया जाएगा। ठीक है, विद दिस योर क्लास इज ओवर नाउ। ये क्लास में आपकी 2 क्लासेस लगाऊंगी, फिर ख़त्म कर दूंगी बस। ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास, थैंक यू।